नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हाल ही में दो बड़े पत्रकारों को एक न्यूज़ चैनल से इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर सरकारी दबाव था। उन्होंने एक ऐसी खबर की थी जिसकी वजह जो सरकार को पसंद नहीं आई और उसकी वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, यानी पत्रकारों का जो एक समूह है, जो उनकी एक बॉडी है, उसने एक अपना डिक्लेरेशन जारी किया है इस मामले पर और कहा है कि किस तरह से भारत में जो आज़ाद प्रेस है, जो फ्री मीडिया है, उसको ख़तरा है और जो मीडिया मालिक हैं वो सरकार के दबावों के आगे, राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसने काफ़ी वक्त लगाया अपना ये डिक्लेरेशन देने में, ये अपनी बात कहने में, उस सब के बावजूद इस पूरे जो पूरा ख़त है, जो पूरा पत्र है, कहीं भी उसमें ना तो इन दोनों पत्रकारों के नाम लिखे हैं, ना ही उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है और ना ही इन्होंने कहीं मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी आप ये देखिए कि वही चीज़ जिस तरह से ये जो न्यूज़ चैनल था जहाँ ये दो पत्रकारों को जाना पड़ा, उनसे भी यही कहा गया था कि आपको मोदी शब्द जो है अपने मुंह से नहीं लेना है। तो इन दो पत्रकारों ने चूंकि मोदी कहा, इसलिए नौकरी से हाथ उन्हें धोना पड़ा। अब एडिटर्स गिल्ड, जो कि पत्रकारों का समूह है, सोचिए देश में सैकड़ों पत्रकार हैं जो उनकी तरफ देखते हैं कि अगर प्रेस की आज़ादी पर कोई ख़तरा होगा तो वो जो है उस पर स्टैंड लेंगे। एक स्टैंड उन्होंने लिया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं, लेकिन बिना कोई नाम लिए हुए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है ये उन पत्रकारों के बारे में बात कर रहा है जो दरअसल पत्रकारिता करना चाहते हैं। मैं आज आपसे उन पत्रकारों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो देश में पत्रकारिता ही नहीं कर रहे हैं। यानी मुट्ठी भर पत्रकारों को, 2, 4, 6 पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो देश का 90% से ज़्यादा जो पत्रकार बिरादरी है वो हाथ पे हाथ रखे बैठी है, या तो सरकार के एक पब्लिक रिलेशन मशीनरी के तौर पर काम कर रही है या बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में, या मैं कहूँगी कि इस वक्त में, जबकि 6-7 महीने का वक्त बचा है, 4.5 साल जो सरकार गुजार चुकी है, अब वक्त है कि जनता ने जो उन्हें वोट दिया, उन्होंने जो वादे किए, क्या उन्होंने वो वादे निभाए या नहीं निभाए, या जिस तरह की स्कीमों का, नीतियों का जो वादा, इरादा, दावा किया गया सरकार के ज़रिए, अब वक्त है पत्रकारों के लिए कि वो फील्ड में जाएं, लोगों से बातचीत करें, आंकड़े निकालें और जनता को ये बताएं कि इस सरकार ने आपके पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया। या फिर सीधे तौर पर देखा जाए तो जो सरकार है हमारी, वो कोई बादशाह नहीं है, राजा नहीं है, हमारे हाकिम नहीं है, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जनता के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से दरअसल हमारा देश चलाते हैं। और हम उन्हें ये मैंडेट देते हैं अपना वोट देकर कि हम आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप ये देश चलाइए और समाज कल्याण के, देश कल्याण के काम करिए। मैं ये आपसे बात ये करना चाहती हूँ कि कुछ जो फ्लैगशिप स्कीमें हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, जो उन्होंने सरकार में आने के साथ ही जो शुरू की स्कीमें, और अब 4.5 साल गुजर जाने के बाद एक आम पत्रकार का काम, या मैं अपना भी काम मैं आपको बताऊंगी कि 2013 और 14 के शुरुआती महीनों में किस तरह से एक पत्रकार के तौर पर मेरे साथ के बिरादरी के जितने लोग हैं सब फील्ड में मौजूद थे उस वक्त, जब UPA 2 जो है उसकी सरकार थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ठीक उससे पहले की बात है। तो ये 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ कि देश में पत्रकारिता का क्या माहौल था। मैं एक ऐसी पत्रकार हूँ जिसने भारत के पिछले 3 जो जनरल इलेक्शंस हैं, 3 लोकसभा चुनाव कवर किए हैं। उन तीनों लोकसभा चुनाव में अब तक जिस तरह से नॉर्मल, सामान्य तौर पर पत्रकारिता होनी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में जिसकी मीडिया फ्री होती है, वो काम करता है। अब ये मैं आपको स्कीमें कुछ पढ़ के 2-4 नाम आपको बताना चाहती हूँ कि जो उस तरह की स्कीमें थीं जिसको कि नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा बताया, NDA सरकार ने कहा कि वो ये चीज़ें लागू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको बड़े सिरे से जो है वो लॉन्च किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मैं सिर्फ आपको कुछ उस तरह की स्कीमें बता रही हूँ जो कि सोशल सेक्टर की स्कीमें कही जाती हैं। ये आम लोग जो गरीब भारतीय हैं, खासकर ग्रामीण भारतीय हैं, उनको फोकस करके ये स्कीमें लाई गई। एक पैमाना है, एक पैरामीटर है कि अगर सबसे गरीब आदमी या भारत का ग्रामीण व्यक्ति, जो कि वो जो पॉलिटिकल मैप है, जो सियासी नक्शा है भारत का, उसमें ज़्यादातर उसका नाम नहीं आ पाता है, उसको उतना महत्व नहीं मिल पाता है। तो इन स्कीमों को हम ये देखने की कोशिश करें कि आखिर इन स्कीमों ने कितना काम किया। अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि किस तरह से जो उज्ज्वला योजना का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, उज्ज्वला योजना के कुछ आंकड़े ये हैं कि सरकार ये कह रही है कि उसने 5 करोड़ जो है LPG कनेक्शंस दे दिए हैं। ये आंकड़ा सरकार दे रही है। अब विपक्ष के पास या तो ये कहने के लिए है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमने बहुत कुछ किया। यहाँ पर पत्रकारों का फ़र्ज़ बनता है, ये पत्रकारों की असली ड्यूटी है कि वो ये देखने की कोशिश करें कि क्या वाकई सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, बुरा काम किया, काम नहीं किया।
अब आपको मैं आंकड़े देना चाहती हूँ क्योंकि 26 महीनों की बात कर रही है सरकार कि 5 करोड़ जो हैं एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं और ये जो सेट समय सीमा थी उससे भी पहले ये टारगेट अचीव कर लिया गया। अगर आंकड़े हम ये देखें तो फिलहाल पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोदी गवर्नमेंट का ब्रेन चाइल्ड नहीं था, यानी कि इस स्कीम की शुरुआत मोदी सरकार ने नहीं की, ये कांग्रेस पार्टी के समय से ही चल रही योजना है। और इस योजना में पहले CSR का फंड लगता था, उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें थोड़ा बदलाव किया और जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगने लगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो BPL सब्सक्राइबर नंबर थे पहले से ही मौजूद, जो कि अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उन वो CSR स्कीम्स के तहत और OMCs स्कीम के तहत जो नंबर्स उनके पास आ रहे थे, आंकड़े आ रहे थे, उसमें 1.7 करोड़ जो है वो मोदी सरकार के ज़रिए ये आंकड़े अपने आंकड़े में जोड़ लिए गए, जिससे 5 करोड़ तादाद बन जाए। आप ये सोचिए कि किसी भी सरकार की जो कामयाबी या नाकामी है सिर्फ आंकड़ों पर आधारित होगी या फिर आपके, मेरे या उस व्यक्ति के जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है उस व्यक्ति का तजुर्बा क्या रहा, क्या उसके घर में बिजली जली, क्या उसके घर में ईंधन आया, क्या उसके बच्चे भूखे पेट सोए या उन्होंने खाना खाया, क्या उसके बच्चे स्कूल गए, क्या स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी, अगर कोई बीमार पड़ा तो क्या उसको ज़मीन बेचकर जो है वो अस्पताल में उसका इलाज नहीं कराना पड़ा, या फिर ये जो देश है 130 करोड़ लोगों का, या हम सिर्फ आंकड़े बन के रह जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया उज्ज्वला योजना का कि साफ तौर पर जो जनता का अपना जो तजुर्बा है, उसका अनुभव है, उसके आधार पर ये तय होगा। दूसरी बड़ी बात हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो रूरल रोड प्रोग्राम्स है, काफ़ी ये कहा जाता है कि मोदी सरकार ने ये बात सही है कि अच्छा काम किया है सड़कें बनाने की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन जो आंकड़ा है हमारे सामने वो साफ तौर पर ये बताता है कि दरअसल UPA 1 यानी कि जो पहला कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी की सरकार का, UPA का, उससे धीमा चला है सड़क बनाने का काम। यानी मोदी सरकार के अच्छे काम के बावजूद जो UPA 1 का काम था, UPA 2 की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि 2004 से लेकर 9 तक की मैं बात कर रही हूँ, उस दौरान जो है वो काम ज़्यादा बेहतर हुआ बजाय इसके कि 2014 से लेकर और अब 2018 तक। दूसरी बड़ी बात जो थी, जो कौशल योजना का मैं जिक्र कर रही हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना सीधे तौर पर जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बात हुई थी कि कौशल का विकास होगा उन लोगों का जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनका स्किल डेवलप करके उनके लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी। ये विचार के तौर पर बहुत अच्छा विचार था और शायद बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल सकती थी, और इसी विश्वास के साथ देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये स्कीम सिरे से जो है वो नाकाम रही है, बल्कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग देने के नाम पर एक तरह से एक्सप्लॉइट किया है यूथ को कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। जो थोड़ा बहुत काम मिल पाया वो इन्हीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मिल पाया है। तो 2-3 जो स्कीमें हैं मैंने आपको बताई कि किस तरह से वो लगभग जो हैं वो नाकाम रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नौकरी के फ्रंट पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी हद तक जो है वो कारगर हो सकती थी। अब सबसे बड़ी बात है किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात। आपको याद होगी वो रिपोर्ट, वो कालजयी रिपोर्ट जिसकी वजह से 2 बड़े जो एंकर्स थे, 2 बड़े जो पत्रकार हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री की किसी स्कीम को पब्लिक के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो कर रहे हैं लेकिन वो झूठ निकलता है? क्यों आखिर इस तरह के कीर्तिमान स्थापित करने की जो जिद है ये आखिर क्यों है कि हम सबसे पहले आए, हमने सबसे अच्छा काम किया, हमारे से पहले कोई नहीं था, हमारे बाद कोई नहीं होगा। ये जो विरासत छोड़ने की, जो लेगेसी छोड़ने की जो जिद है, शायद ये काफ़ी हद तक जो है वो प्रधानमंत्री के काम को प्रभावित करती है कि जो आमदनी दरअसल हुई ही नहीं थी उसको 2 गुना बता दिया गया। किस तरह से इस टीवी चैनल के रिपोर्टर वहाँ गाँव पहुँचे, उन्होंने उस किसान महिला से पूछा कि क्या वाकई तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो गई है? उसने कहा साहब ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि एक लोकतंत्र में इसको इस तरह से ना बताना कि एक लोकतंत्र दरअसल एक लगातार होती हुई प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है लोकतंत्र, जिसमें एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, चुनकर आती है और उसके बाद वो पिछली सरकार के काम को आगे बढ़ाती है और कुछ अपनी नई योजनाएं शुरू करती है। लेकिन जिस तरह की राजनीति हम देखते हैं एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की, नए पैरामीटर सेट करने की, उस जिद ने काफ़ी हद तक मोदी सरकार के कामकाज को प्रभावित किया है कि हर चीज़ जो है वो टारगेट ओरिएंटेड है कि हमें 5 करोड़ हासिल करना है, हमें 7 करोड़ हासिल करना है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी एक बड़ी बात है कि विरासत छोड़ने के अलावा
जो एक व्यक्ति के ऊपर 130 करोड़ के लोकतंत्र का जो भार है कि जो भी कुछ डिलीवर करना है वो नरेंद्र मोदी करेंगे। हैरानी की बात यह है कि एक लोकतंत्र में एक व्यक्ति नहीं बल्कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान बनते हैं, उन संस्थानों से एक लोकतंत्र बनता या बिगड़ता है। एक देश को चलाने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बहुत अच्छे अच्छे मंत्री चाहिए, हमें बहुत काबिल मंत्री चाहिए, हमें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें जजेस चाहिए, हमें पत्रकार चाहिए, हमें हर स्तर पर लोग चाहिए जो मिलकर इस देश को चलाएंगे। एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री या एक नेता से कभी भी 130 या 30 करोड़ लोगों का देश भी नहीं चल सकता। तो हैरानी की बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन, जो अब तक के मानवता के इतिहास में कहा जाता है कि सबसे बड़ी ऐसी स्कीम है जिसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कभी प्रभावित नहीं किया, या जीएसटी को लेकर कि जीएसटी का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसे लागू किया गया, देश की इकोनॉमी की डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों को की वजह से जो है देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कमर टूट गई। लेकिन पत्रकार देखिए, आप टीवी चैनल्स पे देखिए, अखबार में देखिए, किस तरह की चीज़ों पर चर्चा हो रही है। बात हो रही है एनआरसी पर असम में, या इसके अलावा कश्मीर में 35A आर्टिकल 35A पे बातचीत हो रही है। यानी देश के वो 20 करोड़ लोग जो रोज़ भूखे सोते हैं, उनकी परवाह किए बगैर हम एनआरसी की चर्चा कर रहे हैं, हम 35A की चर्चा कर रहे हैं। वो मुद्दे जो लगता था कि 50 साल पहले हमने सेटल कर लिए हैं, लेकिन जड़ से उन मुद्दों को उखाड़ कर उन्हें नेशनल जो डिस्कोर्स है, जो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा है, वो बना देना, और आम जनता, गरीब जनता, वो आदमी जिसे लास्ट मैन, आखिरी आदमी कहा जाता है या आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कहा जाता है, उसकी परवाह ना कर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मुद्दे जो कि पहचान पे आधारित हों, उस तरह के मुद्दे जो धर्म पे आधारित हों, जाति पर आधारित हों, सिर्फ उन मुद्दों को उभारना, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, या वो 35A का मुद्दा हो, संविधान में संशोधन का मुद्दा हो, तमाम, या बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो जहां सरकार अपनी तरफ से नाकाम है या अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी कि उसने पिछले 4-4.5 साल में, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आखिर पत्रकार अपना काम करने में क्यों नाकाम रहे। क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 4.5 साल गुजर जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कुछ पब्लिक रिलेशन, कुछ PR एक्सरसाइज के तौर पर इंटरव्यूज उन्होंने गिने चुने अपनी पसंद के पत्रकारों को दिए हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।